इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे ज़ाहिर किए थे ज़रा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आने वाले लाटों का मतलब आगे आने वाले शासकों से है, यानी इतने यहाँ पर विकास के कार्य कर जाएंगे कि आगे जो आने वाले शासक होंगे उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, यानी आगे जो आएंगे शासक उनको बिल्कुल भी कोई भी परेशानी भारत में नहीं होने वाली। किंतु बात उल्टी हुई, आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जो अशांति, जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसे मिटाने के लिए आपके पद पर आने वाले लोगों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। यानी उन्होंने जो यहाँ पर परेशानी वाला विषय छोड़ के जा रहे हैं, वो कौन सी परेशानी, बंगाल विभाजन वाली, जिसमें चारों ओर लोग जो हैं क्रांतिकारी और वो सब लोगों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया है। तो वो ऐसा काम करके जा रहे हैं जिससे आने वाले जो उनके बाद आएंगे उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। यानी भारतवासियों को तो परेशान किया ही किया है, अपनी भी गद्दी, अपनी शासक वाली गद्दी जो है उसकी भी हालत बहुत डगमगा गई है, इसलिए ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। आप स्वयं भी खुश ना हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी ना होने दिया, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। ये जो आतताई लोग होते थे, ना तो खुद खुश रहते थे और ना दूसरों को रहने देते थे। मेन काम इनका होता था अंग्रेज़ों का पैर जमाने का, कि भारत में किसी तरीके से उनका शासन जम जाए। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। यहाँ भारत में आके कई सारे अंग्रेज़ों ने अपनी स्थिति बहुत अच्छी कर ली थी, सब लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, राज्य करते थे। लेकिन भारत में आने के बाद विदेशों में रहकर उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। यानी एक समय वो था कि इनका हाथी सबसे आगे चलता था और इनके शासकों को, मतलब सारे राजा जो यहाँ के थे भारत के, सब इनके सामने सिर झुकाते थे। और एक समय क्या आया कि उन्हीं अंग्रेज़ों ने, जिन्होंने इनको गद्दी दी थी, उन्हीं ने उनको नीचे लाकर पटक दिया। अलिफ लैला के अलादीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आँख खोलकर वह शान ना देखी। यानी उन लोगों ने भी जिन्होंने चिराग रगड़ कर बात की है, ये सीरियल और जो थे उसमें जादुई वाली चीज़ें थीं, जिसमें अचानक किसी को शासक बना देने वाली चीज़ें थीं, जिसमें बहुत शान और शौकत दिखाई जाती थी। वो भी, उन्होंने भी इतनी ज़्यादा शान और शौकत नहीं देखी होगी जितनी इन्होंने देखी थी लॉर्ड कर्जन ने। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी। आपकी लेडी मतलब उनकी पत्नी, उनकी कुर्सी जो थी वो सोने की थी, और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और आप उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे और वह बाएं, आप प्रथम थे और वो दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ पर जब चलती थी तो यहाँ के जो राजा थे, राजगद्दी जिनको प्राप्त थी, उनकी इज़्ज़त कम और अंग्रेज़ों की इज़्ज़त ज़्यादा दी जाती थी। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा होता था। हौदा, चवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। यानी इनके साथ चवर यानी जो पंखा जलते रहते हैं वो लोग, और छत्र मतलब जो छत्र छाते की तरह होता है और किसी शासक के लिए जो है छाया के लिए पीछे से कोई ना कोई नौकर पकड़े रहता है। सारांश ये है कि इस ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई। यानी जंगी लाट का मतलब होता है जब किसी कुश्ती चल रही हो पहलवानों के बीच में और एक पहलवान दूसरे को उठाकर अगर पटक देता है तो कहते हैं पटकनी खाना। सिर के बल नीचे आ रहे, यानी सिर के बल नीचे आ गए। यानी इनका जो मान सम्मान था वो भारतीयों से ही था, अंग्रेज़ों ने उनको उठाकर उनकी असलियत दिखा दी थी। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे ना हो सके। उन्होंने इस बात की धमकी दी थी कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार कौन से
में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्रता देते समय दिवाला निकाल दिया। यहाँ पर उन्होंने भारतीयों के खिलाफ कानूनी दांवपेच खेले और भंग वाले निश्चय किए, जिससे सारी की सारी जनता उनके विरुद्ध खड़ी हो गई और दिवाला निकाल दिया मतलब कमज़ोर कर दिया, पूरे भारत को कमज़ोर कर दिया और अपनी जड़ें भी हिला दी। शक्तिहीन होने से इस शब्द का मतलब निकलता है। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफ़ा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया और की जड़ हिल गई है। मतलब बार बार धमकी देते थे, जिससे सबको ऐसा लगा कि लगता है इनकी स्थिति अब हिल चुकी है, अस्थिर हो चुके हैं ये, इनकी कुर्सी हिल गई है। इसीलिए वहाँ पर इस्तीफ़े को मंजूर कर लिया गया। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। जो अपनी बात पर स्थिर रहने वाले व्यक्ति थे और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, उनके सब धीरता गंभीरता खत्म हो गई। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर हो जाते थे। आपके एक इशारे पर प्रलय हो जाती थी। कितने ही राजों की मिट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मिट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। यहाँ की स्थिति उन्होंने बताई कि लॉर्ड कर्जन एक इशारे से लॉर्ड कर्जन की बात को यहाँ के सारे राजा महाराजा जो रियासतें थीं सब मानती थीं, एक इशारे से उनके सारे काम को कर डालती थीं और इन्होंने जिसको चाहा तो ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया, जो इनके चापलूस थे, और उनको जो गुणी लोग थे जो इनकी बात नहीं मानते थे उन्हें नष्ट कर डाला। यही बात यहाँ पर जाहिर की गई है। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई। पायमाल का मतलब नष्ट हो जाना, त्रस्त हो जाना, नष्ट भ्रष्ट हो जाना, क्योंकि इन्होंने शिक्षा पद्धति में भी हस्तक्षेप करने की पूरी कोशिश की। यहाँ की शिक्षा प्रणाली में इन्होंने जो चेंजेस लाए उससे सिर्फ क्लरिकल डिपार्टमेंट को ही लाभ हुआ, यानी यहाँ से क्लर्क निकलते थे उस शिक्षा से। स्वाधीनता उजड़ गई, यानी ये किसी को भी स्वतंत्रता नहीं थी कि वो प्रेस में अपना हस्तक्षेप करे, अपने हिसाब से बेबाक राय प्रस्तुत करे। भंग जो बंगाल देश था उसके सिर पर भी आरा रख दिया। आरा रखना मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। आरा जो इस्तेमाल किया जाता है वो लकड़ी के ऊपर इस्तेमाल करते हैं काटने के लिए। इतने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर के उनके इच्छित पद पर नियत ना हो सका और उनके गुस्से में जो उन्होंने इस्तीफ़ा दाखिल किया था वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकाल देने का हुक्म मिल गया। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। अभी हुआ यह था कि जैसे ही इस्तीफ़ा मंजूर किया गया, दूसरा शासक आने से पहले उनको जो है कंटिन्यू किया गया था इस्तीफ़ा मंजूर करने के बाद भी। तो जब वो वहाँ से जाने का भी पूरा इंतज़ाम हो गया था, उसके बाद भी वहाँ पर वो अपना आतंक उन्होंने बरकरार रखा था। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। यानी जो व्यक्ति को निकाल देने की बात हो रही हो, नौकरी से निकाला जा रहा हो, तो महीने भर पहले नोटिस दिया जाता है और बाकी का बचा हुआ टाइम जो होता है वो बहुत बुरी तरह से व्यतीत होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया, जाने से पहले पहले उन्होंने बंगाल का विभाजन भी कर दिया था। आपको इस समय अपने पद का रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे कि आपकी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है। इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। यानी अपना खुद का पतन हो रहा था और उसके बावजूद भी भारत में और क्या खराब कर सकते हैं, इन्होंने पूरा प्रयास किया। माय लॉर्ड, एक बार आपके कामों की ओर ध्यान दीजिए। अगर उन्होंने अपने काम को ध्यान दिया होता कि उन्होंने इस देश में क्या किया है आकर, तो उनको समझ में आता कि वो किस काम से आए थे और क्या करके चले गए। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है। यानी राजा और प्रजा का जब हम बात करते हैं तो प्रजा के प्रति राजा की कुछ कर्तव्य होते हैं, ताकि प्रजा जो है वो सताई ना जाए, उसको परेशान ना होना पड़े, वो सुखी रहे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आपने
निभाए हैं इस देश के लिए, प्रजा के साथ कौन से इन्होंने भलाई के काम किए हैं। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ ना सुनने का नाम ही शासन है? ये सब प्रश्न वो लॉर्ड कर्जन से करना चाहते हैं। क्या प्रजा की बात पर कभी कान ना देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? क्योंकि इन्होंने ये सब वाक्य इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जनता की बात कभी नहीं मानी जाती थी। अंग्रेज़ उसका हमेशा खिलाफत करते थे और अपनी बात को ही ऊपर रखते थे। एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते थे। ये दो शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं उसके बारे में नीचे देखिए। कैसर और जार, ये जो शासक थे वो बहुत आतताई माने जाते थे, बहुत ज़्यादा क्रूर शासक, लेकिन फिर भी वो प्रजा के लिए कभी कुछ हित की बात सोच लेते थे। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने कभी ऐसा नहीं किया। पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो, उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया, यानी उसी वक्त रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। ये बंगाल के विभाजन की बात की जा रही है। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि वंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं था। जाते जाते इन्होंने बंगाल विभाजन किया था। नादिर से भी बढ़कर आपकी ज़िद है। क्या समझते हैं कि आपकी ज़िद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या आप वह नाराज़ होकर इस देश को छोड़ न जाती? यानी प्रजा की बात नहीं मानी और प्रजा के गिड़गिड़ाने के बाद भी उनकी बात न मानने पर प्रजा कुछ नहीं कर पाई। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, जब इन्होंने पद पर किसी को अपने द्वारा नियुक्त करना चाहा तो जब नियुक्त नहीं किया गया तो नाराज़ होकर देश को छोड़कर चले जा रहे हैं। पर प्रजा ऐसा नहीं कर सकी। यहाँ की प्रजा ने आपकी ज़िद का फल यहीं देख लिया। जैसा इन्होंने ज़िद की थी उसका परिणाम क्या निकला कि इनको इनके पद से हटा दिया गया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यानी बहुत पीड़ा दी। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हो गए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसीलिए वो दुख सहकर भी कभी न कभी सुख आएगा, हम स्वाधीन होंगे, ये सोचकर सारे दुखों को झेलती रहती है। इस संसार में सब चीज़ों का अंत है। सब चीज़ों, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका अंत निश्चित ना हो। दुख का समय भी एक ना एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और ना यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। यानी यहाँ से ना कुछ सीख सके। यहाँ के भारतीय लोगों की जो श्रद्धा भक्ति वाली चीज़ें थी, विश्वास था, दृढ़ विश्वास, उससे कोई इन्होंने सीख नहीं ली, बल्कि लज्जित होकर यहाँ से जाना पड़ रहा है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताव नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी प्रजा ने नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। यहाँ पर एक गीत की बात की जा रही है जिसे सब यहाँ की प्रजा जो थी वो गा गा कर वीरता के और शौर्यता के किस्से सुनाते थे एक गीत के ज़रिए। उसकी कथा एक थी। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान पर काटे। ये सुल्तान जो था, जब उस पर विपदा आई, उसके साथ कुछ जाती हुई मुसीबत के समय उसने एक जगह पर कुछ टाइम काटा। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा। उसने हर तरह का काम किया उस जगह पर। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया वह सुनिए।
ये एक किस्सा बता रहे हैं जो एक गाने के ज़रिए से सुनाते थे ये लोग। उसको जगह का नाम वहाँ का था नरवरगढ़, और वहाँ पर एक सुल्तान उस परिस्थिति में वहाँ पर आकर रहा जब उसके साथ बहुत ज़्यादा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। और जब वो यहाँ से सही होकर अच्छे से रहकर जब वापस जा रहा था, उस समय उसने वहाँ पर उस ज़मीन को, उस धरती को प्रणाम किया था। वह सुनिए, उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं, तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से ना देखा हो, तो मेरा प्रणाम ना ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। ये सब बात यहाँ पर ये इसलिए कही जा रही है क्योंकि यहाँ बहुत लंबे टाइम तक लॉर्ड कर्जन ने यहाँ की प्रजा पर शासन किया, और उसके बाद जाते समय क्या वो भी कृतज्ञता अपनी जाहिर करेंगे, ऐसा वो प्रश्न कर रहे हैं। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। संसार के सबसे पुराने देश यानी भारत, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में नहीं थी। अब कुछ शक्ति नहीं है तो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातों को भुला सकता है, पर क्या आपके अंदर इतनी उदारता है माय लॉर्ड? ये प्रश्न लॉर्ड कर्जन से किया जा रहा है कि उन्होंने इस देश में इतना नष्ट करने की कोशिश की, इस देश का बहुत कुछ फेर बदल कर दिया, लेकिन इस देश ने उनको बहुत सम्मान दिया। यह बताने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और विदाई के समय क्या वो अपनी कृतज्ञता को यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहेंगे, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। क्या लॉर्ड कर्जन इन बातों को कह पाएंगे? अगर वो ऐसी बातें करते हैं तो शायद आज भी उनकी क्रूरता को ध्यान में न रखते हुए सारे लोग क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय अपनी क्षमाशीलता के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहे हैं। यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है और आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ चुका होगा।